जिम के लिए तैयार होने लगा और कमरे से बाहर चला गया। अंशा वहीं बिस्तर पर खुद को कंबल में समेटे फूट फूट कर रोती रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बात की सजा भुगत रही है। वहीं दूसरी ओर विला के गार्डन में बेबीज खेल रहे थे। तीनों की हरकतें हमेशा की तरह शैतानी से भरी हुई थीं। सैंडी ने अचानक पेप्सी और मैंगो को बुलाया और कहा, हमें इस शादी को रोकने का प्लान बनाना होगा। पेप्सी ने एक्साइटेड होकर पूछा, कैसे? सैंडी ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ एक आइडिया बताया। तीनों जोर से हंसते हुए विला के अंदर भाग गए। वहीं दूसरी तरफ 1 घंटे बाद विक्रांत शावर लेकर बाथरोब में कमरे में लौटा। उसने देखा कि अंशा अब भी सो रही है। उसका मासूम चेहरा कंबल के पीछे छुपा हुआ था। विक्रांत उसके पास आया, धीरे से कंबल हटाया और उसके माथे पर हल्की सी किस करते हुए सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट, उठ जाओ, आज हमारी कोर्ट मैरिज है। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। अंशा ने अपनी आंखें खोली। वह थकी हुई थी और परेशान दिख रही थी। उसकी आंखों में न कोई खुशी थी, न ही कोई उम्मीद। वह चुपचाप उठ बैठी और विक्रांत को देखती रही। विक्रांत ने अपनी शर्ट पहनते हुए कहा, तुम्हारे पास 1 घंटा है तैयार होने के लिए। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। रेडी होकर वह कमरे से बाहर चला गया। अंशा वहीं बिस्तर पर बैठी, अपने हाथों में चेहरा छुपाए भगवान से बार बार यही पूछ रही थी, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अंशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस शादी को कैसे रोके, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वह कुछ भी कहने और करने से डर रही थी। विक्रांत गार्डन में खड़ा होकर फोन पर कुछ जरूरी कॉल्स कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर विनिंग स्माइल थी। वह जानता था कि अंशा अब उसकी है और यह शादी उसे हमेशा के लिए उसका बना देगी। वहीं दूसरी तरफ कमरे में अंशा ने खुद को ब्लैंकेट से कवर किया और गुस्से में बोली, इस साइको आदमी को मुझ में ऐसा क्या पसंद आया कि ये मेरे पीछे बुरी तरह से पड़े गए हैं? क्या सच में आज मेरी शादी हो जाएगी? तभी उसके कानों में सर्द आवाज पड़ी, स्वीट हार्ट, तुम अब तक शावर लेने नहीं गई। अंशा विक्रांत की आवाज सुनकर शावर लेने के लिए बाथरूम में भाग जाती है। 1 घंटे बाद दोनों तैयार होकर कमरे से निकले। विक्रांत ने काले रंग का टक्सीडो सूट पहना था, जिससे वह बेहद हैंडसम लग रहा था। वहीं अंशा ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें डायमंड का वर्क हो रखा था। वह भी बला की खूबसूरत लग रही थी। जब वे दोनों नीचे जाने लगे तो विक्रांत के फोन पर डेनिस का कॉल आ गया। विक्रांत ने अंशा से कहा, तुम नीचे चलो, मैं बात करके आता हूँ। अंशा अपनी धुन में सीढ़ियों से उतरने लगी। वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी सैंडी की बॉल उसके पैरों के नीचे आ गई। उसका संतुलन बिगड़ा और वह लुढ़कते हुए सीधे तीसरे माले से ग्राउंड फ्लोर पर आ गिरी। पीछे से काउच के पीछे छुपे पेप्सी, सैंडी और मैंगो ठाके लगाकर हंस रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंशा के सिर से खून बह रहा है तो तीनों घबरा गए। अंशा की चीख सुनकर विक्रांत दौड़ते हुए नीचे आया। उसे खून से लथपथ देखकर उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने तुरंत अंशा को अपनी बाहों में उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अंशा अपनी आधी खुली आंखों से उसे देख रही थी। विक्रांत ने बिना समय गंवाए उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। वही 1 महीने बाद अंशा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, लेकिन वह अब भी व्हीलचेयर पर थी। उसके दोनों हाथों और पैरों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। यह दृश्य देखकर पेप्सी, सैंडी और मैंगो को खुद पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वहीं अंशा तो इतनी खुश नजर आ रही थी जैसे वह किसी पार्टी से लौट रही हो। विक्रांत उसे गोद में उठाकर कमरे में ले गया और धीरे से बिस्तर पर लिटाते हुए उसके माथे पर किस किया। स्वीट हार्ट, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो बस मुझे बता देना, उसने प्यार भरे स्वर में कहा। अंशा ने मासूमियत से पूछा, विक्रांत सर, ये प्लास्टर कब हटेगा? विक्रांत ने उसके गाल सहलाते हुए कहा, स्वीट हार्ट, पूरे 8 महीने बाद। यह सुनकर विक्रांत को लगा कि अंशा रो देगी, लेकिन वह उल्टा खुश हो रही थी। तुम इतनी खुश क्यों हो? उसने चौंकते हुए पूछा। अंशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे आपसे जल्दी शादी नहीं करनी पड़ेगी। विक्रांत ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं तो वैसे भी अपने हक ले लूंगा। कौन सा हक? अंशा ने घबराते हुए पूछा। वही हक जो एक पति अपनी पत्नी से लेता है, उसने धीरे से कहा। आप कितने बड़े ठरकी हो, मेरी यह हालत देखकर भी आप मुझे नहीं छोड़ रहे, अंशा ने क्यूट फेस बनाकर कहा। विक्रांत उसकी मासूम हरकतों पर मुस्कुराता हुआ बाथरूम चला गया। पीछे से पेप्सी, सैंडी और मैंगो ने कमरे में आकर अंशा से माफी मांगी। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई।
मैंगो ने कहा, ठीक है, अब से हम चारों दोस्त हैं और मिलकर शरारतें करेंगे, अंशा ने मुस्कुराते हुए कहा। बेबीज ने हाँ में सिर हिलाया। रथद 1 साल बाद अंशा की उम्र अब 21 साल हो गई थी। उसके जन्मदिन के अगले ही दिन उसकी और विक्रांत की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हल्दी और मेहंदी के फंक्शन के बाद आखिरकार शादी का दिन आ गया। विक्रांत का कमरा, अंशा को ब्यूटिशियन तैयार कर रही थी। उसने लाल रंग का खूबसूरत लहंगा पहना था, लेकिन उसकी आंखों में खुशी की जगह उदासी दिख रही थी। मैम, आप तो बिल्कुल अप्सरा लग रही हैं, ब्यूटिशियन ने मुस्कुराते हुए कहा। सर तो आपको देखकर दीवाने हो जाएंगे, दूसरी ने जोड़ा। तभी दरवाजा खुला। विक्रांत अंदर आया। ब्लैक सूट में वह बेहद डैशिंग लग रहा था। तुम दोनों जा सकती हो, उसने चुटकी बजाते हुए कहा। ब्यूटिशियन बाहर निकल गई। आईने में विक्रांत को देखते ही अंशा ने घबराकर अपना लहंगा कसकर पकड़ लिया। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से कहा, स्वीट हार्ट, आज हमारी जिंदगी का सबसे खास दिन है। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? मुझे आपसे शादी नहीं करनी, अंशा ने रोते हुए कहा। अभी मेरे खेलने की उम्र है स्वीट हार्ट, पूरे 1 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अब और नहीं, उसने दृढ़ स्वर में कहा। अंशा घबरा गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और पूरे शरीर में डर की लहरें दौड़ रही थीं। कमरे में सिर्फ विक्रांत का ठहर ठहर कर चलने वाला सांसों का शोर सुनाई दे रहा था। विक्रांत ने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ धीरे धीरे अपने हाथ उसकी पतली नाजुक कमर पर फिसलाए। अंशा कांपते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन विक्रांत ने मुस्कुराते हुए उसके ब्लाउज का हुक खोल दिया। प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए, अंशा ने रोते हुए उसे रोकने की कोशिश की। ऐसा मत कीजिए, लेकिन विक्रांत उसकी बातों को अनसुना करता हुआ उसकी खूबसूरत हरी आंखों और मासूम चेहरे को देखकर अपने होश खो बैठा। उसने उसे अपने मजबूत बाजुओं में उठाया और बिस्तर पर पटक दिया। उसके चेहरे पर एक जुनून भरी मुस्कान थी। शादी तक का इंतजार नहीं कर सकता, उसने गहरी आवाज में कहा। आई नीड यू राइट नाउ। वो उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसों के साथ किस करने लगा। अंशा के मुंह से डर और शर्म के मिले जुले सिसकियों की आवाज निकल रही थी। वो उसे धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्रांत जैसे मजबूत आदमी पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। विक्रांत के होंठ अब उसके गुलाबी होंठों पर थे। उसने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके किस में अब एक अजीब सी तीव्रता आ गई थी। उसकी पकड़ और भी सख्त हो गई, और जब उसे महसूस हुआ कि अंशा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसने थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दिया। अंशा लंबी लंबी सांसें ले रही थी, लेकिन विक्रांत को यह सब जैसे नजरअंदाज कर रहा था। वह उसकी गर्दन, गाल और कॉलर बोन पर लगातार किस करता जा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा जुनून छाया हुआ था। इस बीच अंशा की नजर बेड के पास रखे एक कांच के जग पर पड़ी। उसने किसी तरह अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। विक्रांत अब उसके लहंगे की जिप खोलने ही वाला था कि उसने पूरी ताकत से जग को विक्रांत के सिर पर मार दिया। विक्रांत के सिर से खून बहने लगा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से कराह उठा। यह मौका पाकर अंशा ने उसे जोर से धक्का दिया और खुद को बिस्तर से अलग कर लिया। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और उसे एक तीखी नजर से देखा। सर, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। अंशा शर्मा को हासिल करना इतना आसान नहीं है। यह कहते हुए उसने एक शरारती मुस्कान के साथ विक्रांत को फ्लाइंग किस दी और कमरे से बाहर भाग गई। विक्रांत, जो अब हल्की बेहोशी में था, उसे जाते हुए देखता रहा। उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तुम मुझसे बच नहीं सकती स्वीट हार्ट। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और इस बिस्तर पर तुम्हारा वो हल करूंगा कि तुम अपनी नजरें तक मुझसे मिलाने से डरोगी, उसने धीमी आवाज में कहा। इस बीच अंशा विला के पीछे के रास्ते से भाग रही थी। उसके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक पीछे से आवाज आई। मामा, हम भी आपके साथ चलेंगे। अंशा ने पीछे मुड़कर देखा। पेप्सी मासूम चेहरा बनाकर खड़ा था और सैंडी अपने शरारती अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तुम दोनों सच में आना चाहते हो? उसने गंभीरता से पूछा। पेप्सी ने सिर हिलाया और सैंडी ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, हाँ मामा। ठीक है, उसने कहा, लेकिन याद रखना, मैं अब कभी इस जगह वापस नहीं आऊंगी। इसके बाद तीनों मुंबई छोड़कर शिमला के लिए निकल पड़े। फ्लैशबैक का अंत। अंशा की कहानी सुनकर शोभित की आंखों से आंसू बह निकले। वह भावुक होकर अंशा को गले लगाते हुए बोला, अंशा,
अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अब से तुम मेरे और मेरी फैमिली के साथ रहोगी। वहीं पास में बैठे पेप्सी और सैंडी, जो लंबे समय से फ्लैशबैक सुनकर बोर हो चुके थे, शोभित पर हमला करने के लिए तैयार बैठे थे। दूसरी तरफ चाय की दुकान पर कुछ गांव के लोग बड़े ध्यान से अंशा की कहानी सुन रहे थे। तभी उनमें से एक औरत अंशा के पास आई और मुस्कुराते हुए अपनी गमवार भाषा में बोली, छोरी, तेरा होने वाला मर्द तो बहुत रोमांटिक है और एक मेरा मर्द है। अंशा ने क्यूट फेस बनाकर कहा, आंटी, वो रोमांटिक होता है और मेरे विक्रांत सर तो एक नंबर साइको हैं। यह सुनकर पेप्सी ने गुस्से में भौंकना शुरू कर दिया। अंशा ने पेप्सी की तरफ घूरते हुए कहा, मिस्टर पेप्सी ओबेरॉय, अपने डैडी की बुराई सुनकर पेट में दर्द हो रहा है क्या? अभी अंशा पेप्सी को डांट ही रही थी कि उस औरत का पति वहां आया और अपनी पत्नी के गाल पर किस करके बोला, अजी, अगर हम रोमांटिक न होते तो राजू, टापू, सोनू और स्वीटी कहाँ से आते? अंशा ने बीच में दखल देते हुए कहा, अंकल, वो रोमांटिक होता है। वो दोनों पति पत्नी हाँ में सिर हिलाते हैं। इधर पेप्सी और सैंडी अंशा से नाराज होकर बैठे थे। आखिर उनकी मम्मा ने उनके डैडी की इतनी बुराई जो कर दी थी। अंशा बेंच से खड़ी होकर अंगड़ाई लेते हुए बोली, शोभित, हम दिल्ली कब चलेंगे? मुझे आंटी के हाथ का खाना खाना है। शोभित मुस्कुराते हुए बोला, हम अभी दिल्ली के लिए निकलेंगे। तभी चाय की दुकान का मालिक 10 कप चाय लेकर आता है और वहाँ मौजूद सभी को चाय का कप देते हुए बोला, ये चाय सबके लिए फ्री है, क्योंकि कल लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं। अंशा उसे देखकर बोली, तुम्हें शादी करने का बहुत शौक है और इधर मैं हूँ जो शादी से बचने के लिए पूरे 1 महीने से भागी घूम रही हूँ। शोभित, जो हंसते हुए अंशा को गले लगाने ही वाला था। ये देखकर सैंडी ने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया और शोभित पर अचानक हमला कर दिया, लेकिन शोभित वहां से हट गया और सैंडी के हमले का शिकार चाय की दुकान का मालिक बन गया। सैंडी ने पंजों से उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया। अंशा ने फौरन सैंडी को पकड़ा, लेकिन चाय की दुकान का मालिक अपना चेहरा देखकर रोते हुए बोला, अपने इन मनहूस जानवरों को लेकर निकल जाओ, वरना पुलिस बुलाकर तुम्हें अंदर करवा दूंगा। अंशा, जो पेप्सी और सैंडी से बहुत प्यार करती थी, वो किसी के मुंह से उनकी बुराई सुन ही नहीं सकती थी। गुस्से में उसने चाय के दुकान के मालिक के पेट में पंच मारा और गुस्से में कहा, मनहूस तू होगा। अगर यही बात तूने मेरे बच्चों के डैडी के सामने कही होती तो वह तुझे बच्चे पैदा करने लायक ही नहीं छोड़ते। चाय की दुकान का मालिक, जिसने अंशा का फ्लैशबैक सुना था, वो विक्रांत की खतरनाक शख्सियत के बारे में जान चुका था, इसलिए बेचारा चुपचाप अपनी दुकान के अंदर चला गया। अंशा ने पेप्सी और सैंडी को गोद में उठाया और गुस्से में बोली, अगर तुम दोनों ने अब और कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें कूड़े की गाड़ी में बिठाकर मुंबई भेज दूंगी। फिर रहना अपने डेंजर डैडी के साथ और मैं अपने अक्षय के साथ रहूंगी। पेप्सी ने मुंह बनाकर अपनी आंखें बंद की और सैंडी से कहा, सैंडविच, हमारे डैडी को इस पागल बेवड़ी लड़की में आखिर क्या पसंद आया जो इसे हमारी मम्मा बना दिया? डैडी ने हमारी किस्मत ही फोड़ दी। सैंडी ने रोते हुए पूछा, पेप्सी ब्रो, क्या मम्मा वाकई अक्षय से शादी कर लेंगी? पेप्सी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सैंडविच, तू सैंडी ओबेरॉय है और ओबेरॉय डरते नहीं। अगर ऐसा दिन आया तो हम अक्षय का भी बुरा हाल कर देंगे, क्योंकि हमारी मम्मा शादी करेंगी तो सिर्फ हमारे डैडी से। ईस्ट और वेस्ट, माई डैडी इज बेस्ट। अंशा, जो उनकी बातें सुन रही थी, वो क्यूट फेस बनाकर बोली, अगर तुम दोनों की बकवास पूरी हो गई हो तो अब चलते हैं मेरे होम टाउन दिल्ली। सैंडी को इस वक्त अपने डैडी की बहुत याद आ रही थी और शोभित की वजह से वह अंशा से भी नजारा थी। गुस्से में सैंडी अंशा की गोद से कूदकर डैडी डैडी कहते हुए सड़क पर भाग निकलती है। अंशा ने पेप्सी को गोद में लेकर सैंडी के पीछे दौड़ लगाई। शोभित भी उनके पीछे भागा और खुद से बड़बड़ाया, मिस्टर विक्रांत इन 3 नमूनों को कैसे संभालते होंगे। भागते भागते वे एक सुनसान सड़क पर पहुंच गए। अंशा, पेप्सी और सैंडी शोभित से आगे निकल चुके थे। तभी शोभित एक कार के काफिले के आगे आ जाता है। कार के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और गुस्से में कार से ड्राइवर और एक हट्टा कट्टा बॉडीगार्ड बाहर आया। बॉडीगार्ड शोभित को डांटने लगे, ओए, अंधा है क्या? कार के सामने से हट, वरना मेरे बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। शोभित वहां घबराया हुआ पुतले की तरह खड़ा था। तभी कार का पिछला दरवाजा खुला और एक बेहद हैंडसम आदमी कार से बाहर आया। उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहन हुआ था। उस आदमी की चाल में शिकारियों जैसा आत्मविश्वास था। उसने कार से बाहर आते ही अपने बॉडीगार्ड से ठंडी आवाज में कहा, जावेद,
इसे मेरी कार से दूर करो। जावेद ने आर्डर को फॉलो करना चाहा, तभी एक धीमी और डर भरी आवाज ने सबका ध्यान खींचा। नहीं, मेरे दोस्त को मत मारो। अंशा की आवाज हवा में गूंज उठी। विक्रांत ने आवाज की दिशा में देखा और एक डेविल स्माइल के साथ बोला, स्वीट हार्ट। यह सुनते ही अंशा के पैर कांपने लगे। उसने कोशिश की अपने डर को छिपाने की और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, विक्रांत सर, आप यहाँ कैसे? तभी पेप्सी और सैंडी, जो अंशा की गोद में बैठे थे, खुशी से कूदकर विक्रांत की तरफ दौड़ पड़े। डैडी, डैडी, वे खुशी से चिल्ला रहे थे। विक्रांत ने दोनों को गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो उसके बच्चे हों। उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने बता दिया कि उन्होंने विक्रांत को कितना मिस किया था। विक्रांत ने जावेद को ऑर्डर दिया, बेबीज को कार में बैठाओ। फिर उसने अंशा की तरफ देखा और उसे अपने पास बुलाया। स्वीट हार्ट, इधर आओ। अंशा जानती थी कि विक्रांत को मना करना मौत से बुरा था। उसने डरते हुए उसके पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह विक्रांत के पास पहुंची, विक्रांत ने उसके कान में बेहद धीमी लेकिन तीखी आवाज में कहा, स्वीट हार्ट, मुझे अभी और इसी वक्त तुम्हारी जरूरत है। अंशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन डर और खामोशी ने उसे बांध रखा था। शोभित, जो अब तक यह सब देख रहा था, अचानक चिल्लाया, मिस्टर, मेरी अंशा से दूर रहो। शोभित का यह कहना था कि विक्रांत का गुस्सा उबल पड़ा। उसने अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और शोभित की तरफ पॉइंट की। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, अंशा ने घबराई आवाज में कहा, विक्रांत सर, वो बस मेरा दोस्त है, प्लीज उसे कुछ मत कीजिए। विक्रांत ने गुस्से में कहा, तुम्हारे इस दोस्त की इतनी हिम्मत की। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। अंशा ने अचानक उसको किस कर लिया। वह अनाड़ीपन से विक्रांत के होठों पर किस कर रही थी। विक्रांत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ड्राइवर ने अपनी और शोभित की आंखें हाथ से ढक लीं। जावेद ने भी शर्म से अपनी आंखें मूंद लीं। वहीं पेप्सी और सैंडी खुशी से उछलने लगे। जब अंशा ने खुद को पीछे खींचा तो उसकी सांसें तेज चल रही थीं। विक्रांत ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, स्वीट हार्ट, तुम्हें किस करना नहीं आता? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वह उसके होंठों को अपनी सख्त पकड़ में लेकर फ्रेंच किस करने लगा। विक्रांत के इस एक्शन से अंशा का पूरा शरीर सिहर उठा। जब विक्रांत ने देखा कि वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही, तो उसने उसके होंठों को छोड़ दिया। अंशा ने धीमी धीमी सांस लेते हुए अपना सिर विक्रांत के सीने पर टिका दिया। विक्रांत ने रौबदार आवाज में कहा, बाकी का रोमांस कार में कंटिन्यू करेंगे। विक्रांत ने जावेद को ऑर्डर देते हुए कहा, अपने मैम के दोस्त को बेबीज की कार में बैठाओ। विक्रांत ने अंशा को अपने साथ कार में बिठाया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और कार के बीच में पार्टीशन ऑन कर दिया। कार के अंदर विक्रांत ने अंशा की तरफ देखा। अंशा डरी सहमी कार की खिड़की के पास चिपक कर बैठी थी और बाहर देखने का बहाना कर रही थी। तभी विक्रांत ने रौबदार आवाज में कहा, स्वीट हार्ट, अपने कपड़े उतारो। अंशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या? विक्रांत ने उसी सर्द लहजे में कहा, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं। अगर अपने दोस्त की दर्दनाक मौत देखनी है तो तुम मुझे मना कर सकती हो। अंशा की हरी आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी जैकेट, टॉप और जीन्स उतार दी। अब वह केवल ब्लैक इनरवेयर में थी, जिसमें उसका गोरा बदन और भी निखर कर आ रहा था। विक्रांत उसे अपनी इंटेंस नजरों से घूरने लगता है, जिस वजह से अंशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। शिमला की सर्दी में अंशा कांपने लगी। विक्रांत ने उसे झटके से अपनी गोद में बैठा लिया। उसका सिर अंशा के कंधे पर था और उसके हाथ अंशा के पेट पर फिसल रहे थे। विक्रांत ने उसके कंधे पर किस किया और रौबदार आवाज में कहा, स्वीट हार्ट, अब तुम्हें शादी से भागने की पनिशमेंट मिलेगी। बी रेडी। विक्रांत ने एक डेविल स्माइल के साथ अंशा की ओर देखा और एक बेहद धीमी और गहरी आवाज में कहा, स्वीट हार्ट, मुझे लगता है तुम्हें मेरे जिस्म की गर्मी की जरूरत है। इतना कहकर उसने अपने हाथों से अंशा के पेट को बेहद धीमे और कामुक तरीके से सहलाना शुरू किया। फिर उसके कंधे पर लगातार किस करने लगा। अंशा थोड़ी डरते हुए बोली, सर, मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज मुझे मेरे कपड़े पहनने दीजिए। विक्रांत ने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना फिर से डेविल स्माइल के साथ कहा, स्वीट हार्ट, तुम्हें कपड़ों की नहीं, मेरे जिस्म की गर्मी की जरूरत है। अगर इस सर्दी में भी मैंने तुम्हें पसीने में लथपथ ना कर दिया तो कहना।
इतना कहते हुए विक्रांत ने एक झटके में अंशा को सीट पर उल्टा लिटा दिया और उसकी पीठ पर किस और बाइट करने लगा। अंशा के मुंह से अनायास ही हल्की आवाजें निकलने लगी। आहा, उसकी आवाज सुनकर विक्रांत का जुनून और बढ़ गया। अंशा की तेज होती सांसों से उसके डर और बेचैनी का अंदाजा लग रहा था। विक्रांत ने जैसे अपनी दीवानगी में अंशा को पूरी तरह खो देने की ठान ली थी, लेकिन अंशा ने अपनी मुट्ठी भींच ली और खुद को काबू में रखने की कोशिश की। तभी विक्रांत ने उसे अपनी ओर पलट लिया। अंशा की आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। उसने धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा, प्लीज विक्रांत सर, मुझे छोड़ दीजिए। आपको मुझसे भी खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी, फिर आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं? लेकिन विक्रांत इस वक्त न कुछ सुनना चाहता था, न ही कुछ कहना। वह बस एक ही धुन में था, अंशा को हासिल करना। वही काफिले की दूसरी कार में माहौल गहराता जा रहा था। पेप्सी अपनी गहरी आंखों से शोभित को घूर रहा था। उसकी नजरें जैसे कह रही थीं, जरा भी गलत कदम उठाया तो अंजाम बुरा होगा। वहीं सैंडी अपनी पूंछ लहराते हुए शोभित की हर हरकत पर नजर रख रही थी। शोभित ने कोशिश की कि वो सामान्य दिखे, लेकिन उसके माथे पर आते पसीने ने उसकी हालत जाहिर कर दी। उसे साफ लग रहा था कि ये दोनों उससे खुश नहीं हैं। अंदर से परेशान वो मन ही मन बुदबुदाया, ये दोनों तो मुझे खा ही जाएंगे। जब बच्चे ऐसे हैं तो इनका बाप कैसा होगा? पेप्सी ने धीरे से गुर्राते हुए सैंडी को इशारा किया। सैंडी ने तुरंत अपनी आंखें मिचमिचाई, मानो कह रही हो, चलो इसे सबक सिखाते हैं। पेप्सी ने अपनी जगह से हल्की छलांग लगाई और सैंडी भी उसके पीछे पीछे तैयार हो गई। शोभित को कुछ समझ आता इससे पहले ही पेप्सी ने उस पर छलांग लगा दी और उसकी शर्ट का कोना अपने दांतों से पकड़ लिया। वहीं सैंडी ने अपनी नुकीले पंजों से उसके जूतों पर हमला कर दिया। अरे बचाओ, ये क्या कर रहे हैं? शोभित चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कार के शीशों के अंदर ही दबकर रह गई। बॉडीगार्ड जावेद तुरंत सिचुएशन संभालने के लिए आगे बढ़ा। बेबीज रुको। उसने पेप्सी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पेप्सी ने उसकी बाह पर हल्का काट लिया और गुर्राते हुए पीछे हट गया। सैंडी ने जावेद की पैंट पर झपट्टा मारा, मानो कह रही हो, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। बॉडीगार्ड जावेद ने समझ लिया कि मामला उसके बस का नहीं है। उसने तुरंत विक्रांत को कॉल किया। इस समय विक्रांत और अंशा में पूरी तरह खोया हुआ था। विक्रांत का एक हाथ अंशा की कमर पर था और दूसरा उसके बालों को सहला रहा था। अंशा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और उसकी सांसें धीमी धीमी चल रही थीं। तभी फोन की घंटी ने इस रोमांटिक माहौल में खलल डाली। विक्रांत ने फोन को एक नजर देखा और इग्नोर कर दिया, लेकिन जब घंटी लगातार बजती रही तो उसने झुंझलाते हुए फोन उठा लिया। क्या फोन किया? उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। बॉडीगार्ड जावेद ने हड़बड़ाते हुए स्थिति समझाई। बॉस, पेप्सी और सैंडी शोभित पर हमला कर रहे हैं। मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, आप ही कुछ कीजिए। विक्रांत ने गहरी सांस ली, फोन को स्पीकर पर डालने को कहा और अपनी सख्त आवाज में कहा, पेप्सी, सैंडी, शोभित को छोड़ दो। उसकी आवाज जैसे बिजली की गड़गड़ाहट की तरह कार में गूंजी। पेप्सी, जो अभी भी शोभित की शर्ट को अपने दांतों में पकड़े हुए था, ने तुरंत उसे छोड़ दिया। सैंडी भी तुरंत शोभित के जूतों से हट गई और सीधी होकर बैठ गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। शोभित हाँफते हुए सीट पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। ये अंशा के बच्चे हैं या शैतान? मैं तो मर ही जाता, उसने हकलाते हुए कहा। पेप्सी और सैंडी अब अपनी जगह पर शांत बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जावेद ने राहत की सांस ली। वही विक्रांत की कार में उसने फोन काटा और अंशा की ओर देखा। उसने कोल्ड वॉइस में कहा, स्वीट हार्ट, अपने कपड़े पहनो। अंशा जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगी। मन ही मन वह विक्रांत को कोस रही थी। तभी विक्रांत ने उसे अपनी गोद में खींच लिया। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया और धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा, स्वीट हार्ट, हर बार तुम मुझसे बच जाओ, ये मुमकिन नहीं। तुम्हें तो मेरा ही बनना है, अपनी मर्जी से या जबरदस्ती। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में ओबेरॉय इंडस्ट्रीज के ऑफिस में हर तरफ सन्नाटा था, सिवाय एक केबिन के, जहां डेनिस अपने लैपटॉप पर किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। फाइलों का ढेर उसके सामने रखा था और वह अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम में डूबा हुआ था। तभी ऑफिस के गहरे सन्नाटे को तोड़ते हुए किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। डेनिस ने ध्यान से सुना। ये आवाज अजनबी थी। ऑफिस में इतनी रात को कोई नहीं होता, फिर ये कौन हो सकता है? डेनिस ने तुरंत लैपटॉप बंद किया और अपने केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर झांका।
थोड़ी दूरी पर उसने एक काली परछाई को फाइल रूम की तरफ जाते देखा। उस शख्स ने काले कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। डेनिस के दिमाग में खतरे की घंटी बज गई। यह राइवल कंपनी का जासूस हो सकता है, उसने खुद से कहा। उसने तुरंत उस नकाबपोश का पीछा किया। फाइल रूम के बाहर पहुंचकर डेनिस ने देखा कि वह शख्स अलमारियों में कुछ ढूंढ रहा था। मौका देखते ही डेनिस ने उसे पीछे से पकड़ लिया। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? डेनिस की आवाज गूंज उठी। जासूस घबरा गया, लेकिन उसने जल्दी से चिल्ली स्प्रे निकाला और डेनिस की आंखों में छिड़क दिया। डेनिस दर्द से करा उठा और अपनी आंखों को मसलने लगा। इसका फायदा उठाकर नकाबपोश वहां से भाग निकला। डेनिस ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंखों में जलन के कारण वह ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसी वक्त बॉडीगार्ड रंजीत वहां भागता हुआ आया। सर, आप ठीक हैं? रंजीत ने पूछा। ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ। जल्दी से मुझे मेरे केबिन में ले चलो, डेनिस ने दर्द भरी आवाज में कहा। रंजीत ने उसे सहारा दिया और केबिन तक पहुंचाया। डेनिस ने तुरंत जाकर अपना चेहरा धोया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखों की जलन थोड़ी कम हुई तो उसने रंजीत की तरफ गंभीर नजरों से देखा। यह कोई साधारण घटना नहीं है, डेनिस ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हमारा शक सही था। राइवल कंपनी का कोई आदमी हमारे ऑफिस में काम कर रहा है और हमारी कंपनी के सीक्रेट्स चुराने की कोशिश कर रहा है। तो हमें यह बात बॉस को बता देनी चाहिए, रंजीत ने सुझाव दिया। डेनिस ने सिर हिलाया। विक्रांत को सब मालूम है। उसने मुझे इस जासूस को ढूंढने की जिम्मेदारी दी है। अभी के लिए तुम सीसीटीवी फुटेज चेक करो। अगर कुछ खास मिले तो मुझे तुरंत बताना। ठीक है सर, रंजीत ने कहा और तुरंत सीसीटीवी रूम की तरफ चला गया। डेनिस ने अपनी जेब में हाथ डाला और मुट्ठी खोली। उसकी हथेली में एक छोटा सा लॉकेट था। उसमें यू अक्षर का पेंडेंट लगा हुआ था। अब ये मुझे उस गद्दार तक पहुंचाएगा, डेनिस ने मुस्कुराते हुए कहा। अब उसके चेहरे पर दर्द की जगह एक ठोस इरादे की चमक थी। डेनिस ने तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन किया। ऑफिस में जितने भी मेल और फीमेल एम्प्लॉइज के नाम यू से शुरू होते हैं, उनकी पूरी लिस्ट मुझे 1 घंटे के अंदर चाहिए। फोन काटने के बाद वह पेंडेंट को घूरते हुए खुद से बोला, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और जब तुम्हारा पता चलेगा तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। डेनिस के मन में अब केवल एक ही लक्ष्य था, उस नकाबपोश की असलियत उजागर करना। वहीं दूर किसी अंधेरी जगह पर वह जासूस इस बात से अनजान था कि उसने जो पेंडेंट छोड़ा है वह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। विक्रांत अपने प्राइवेट प्लेन के आलीशान कमरे में राजा की तरह काउच पर बैठा था। उसका चेहरा गुस्से से तना हुआ था और उसकी आंखों की लालिमा किसी को भी डराने के लिए काफी थी। अंशा उसके सामने खड़ी थी, डर के मारे कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। स्वीटहार्ट, यहाँ आओ, विक्रांत ने सख्त लहजे में कहा। अंशा ने पीछे मुड़कर देखा। बेड पर पेप्सी और सैंडी आराम से कंबल ओढ़कर सो रहे थे, जैसे उन्हें किसी बात की फिक्र ही न हो। अंशा क्यूट तरीके से रोते हुए खुद से ही बोली, ये ठीक बात नहीं है। घर से तो हम तीनों भागे थे, तो फिर सजा सिर्फ मुझे ही क्यों मिल रही है? लेकिन उसकी सोच तब टूटी जब विक्रांत की कड़क आवाज दोबारा गूंजी, स्वीटहार्ट। मैंने कहा, यहाँ आओ। डरते डरते अंशा ने कदम बढ़ाए और विक्रांत के पास काउच पर बैठ गई। विक्रांत ने उसे ठंडी और सख्त नजरों से देखा। अंशा की रूह तक कांप उठी। तभी विक्रांत ने अचानक उसके बालों को मुट्ठी में भरकर खींच लिया। दर्द के मारे अंशा चीख पड़ी। आजकल तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है ना? विक्रांत ने दांत भींचते हुए कहा। शायद तुम मेरा गुस्सा भूल चुकी हो, अब तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा। अंशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, विक्रांत सर, प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। अंशा की दर्द भरी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज उठीं, लेकिन उसकी चीखों से विक्रांत और भी गुस्से में आ गया। उसने बालों की पकड़ और मजबूत कर दी। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, स्टॉप क्राइंग। आखिरकार उसने झटके से उसके बाल छोड़ दिए, लेकिन तुरंत ही अंशा का जबड़ा पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अंशा की सांसें थमने लगी। विक्रांत ने ठंडे लेकिन डरावने लहजे में कहा, स्वीटहार्ट, शादी से भागकर तुमने अपनी जिंदगी और मुश्किल बना ली है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या हाल करने वाला हूँ। अंशा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसकी सिसकियां विक्रांत के गुस्से को और बढ़ा रही थी। उसने एक झटके में उसे काउच पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अंशा डर से कांप उठी।
विक्रांत ने गुस्से में उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अंशा ने अपने नाजुक हाथों से उसे रोकने की कोशिश की। उसने विक्रांत की छाती पर मुक्के मारे, लेकिन विक्रांत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अंशा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके आंसू और सिसकियां कमरे के सन्नाटे को तोड़ रहे थे। विक्रांत गुस्से से लाल हो गया था। उसने एक झटके में अंशा के दोनों हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर दिए। अंशा उसके नीचे छटपटा रही थी, लेकिन खुद को छुड़ाने में नाकामयाब हो रही थी। उसने अपने होंठ कसकर बंद कर रखे थे ताकि विक्रांत उसकी मर्जी के खिलाफ उसके करीब न आ सके। मगर विक्रांत भी जिद्दी था। वह गुस्से में अंशा के बंद होंठों को ही चूमने की कोशिश करता रहा। तुम मुझे रोक नहीं सकती। विक्रांत के चेहरे पर गुस्से और जुनून का मिश्रण साफ झलक रहा था। फिर अचानक उसने अपना हाथ अंशा के टॉप के अंदर डालकर उसकी कमर पर जोर से अपने हाथ से चुटकी काटी ली। दर्द से अंशा के मुंह से एक हल्की चीख निकल गई और इसी मौके का फायदा उठाते हुए विक्रांत ने अपने होंठ उसके होंठों पर कस दिए। उसने अपनी जीभ से उसकी जीभ के साथ खेलना शुरू कर दिया। बीच बीच में वह उसकी जीभ को हल्के हल्के काट कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था। अंशा चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उसकी कोशिशें जैसे जैसे तेज होती गईं, वैसे वैसे विक्रांत और वाइल्ड हो गया। अंशा अपने मन में बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, इस पागल इंसान से मुझे बचा लो। आप तो हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हो। विक्रांत ने गुस्से में उसके होंठ को हल्के से काट लिया, जिससे दर्द के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। मगर धीरे धीरे अंशा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी। उसने महसूस किया कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। विक्रांत ने जब देखा कि अब वह सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रही है, तो आखिरकार उसने अपने होंठ हटाए। 25 मिनट लंबी किस के बाद अंशा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। विक्रांत ने उसे देखकर एक तिरछी मुस्कान दी। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे और मजा आ रहा है, स्वीट हार्ट, उसने ठंडे स्वर में कहा। फिर विक्रांत ने अंशा की गर्दन पर किस करने शुरू कर दिया। अंशा मन ही मन फिर से भगवान को याद करने लगी, हे भगवान, अब तो बस कोई चमत्कार कर दो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक एयर होस्टेस की आवाज आई, सर, फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। ये सुनते ही अंशा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। थैंक यू भगवान, आपने इस एयर होस्टेस को मेरे लिए भेजा। विक्रांत ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अनमने मन से उसके ऊपर से हट गया। उसने पहले अपने कपड़े ठीक किए, फिर अंशा को काउच से उठाया और फिर अंशा के भी कपड़े और बाल ठीक किए और उसके होंठों पर फैली लिपस्टिक अपने रूमाल से साफ कर दी। तुम्हारे होंठ बहुत स्वीट हैं अंशा शर्मा। अब बस उस दिन का इंतजार है जब मैं तुम्हें पूरा अपना बना लूंगा, विक्रांत ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा। विक्रांत की बात सुनकर अंशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और फिर अंशा ने जल्दी से सोते हुए पेप्सी और सैंडी को अपनी गोद में उठाया और अपनी झुकी हुई आंखों से फर्श को देखने लगी। विक्रांत ने सैंडी को अपनी गोद में ले लिया और एक हाथ से अंशा की कमर थाम ली और वो निकल गए। बाहर हल्की ठंड थी और एयरपोर्ट पर कुछ गाड़ियों की चहल पहल के अलावा सब शांत था। दोनों अपनी BMW में बैठ चुके थे और ड्राइवर ने कार ओबेरॉय विला की ओर बढ़ा दी थी। कार के अंदर का माहौल काफी अलग था। विक्रांत अपने लैपटॉप में मग्न था। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी। दूसरी तरफ अंशा खिड़की से बाहर झांकते हुए खुद से बातें कर रही थी। उसने सिर खिड़की पर टिकाया हुआ था और से ही बड़बड़ा रही थी, भगवान, आपको मेरे लिए यही इंसान मिला था। जब देखो मुझे हर बात पर पनिशमेंट देते रहते हैं। जब से ये मेरी जिंदगी में आया है, मेरी टेंशन बढ़ती ही जा रही है। मेरा 5 किलो वजन घट चुका है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं पूरी तरह पागल ही हो जाऊं। हाय रे मेरी किस्मत। विक्रांत ने तिरछी नजरों से अंशा को देखा, जो क्यूट फेस बनाकर खुद से ही बातें कर रही थी। वर्टिकल बार विक्रांत को इन सब बातों की आदत हो चुकी थी। अंशा खुद ही बातें करते हुए कब सो गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। बाहर का अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा था और कार मुंबई के VIP एरिया में पहुंच चुकी थी।
कुछ ही देर में उनकी कार एक बड़े से गेट के पास रुकी, जिस पर बड़े और स्टाइलिश अक्षरों में लिखा था ओबेरॉय विला। वॉचमैन ने गेट खोला और कार अंदर चली गई। विक्रांत का विला अपने आप में एक महल जैसा था। अंदर का हर कोना खूबसूरती और शानो शौकत का एहसास दिला रहा था। कार रुकते ही विक्रांत ने अपना लैपटॉप बंद किया और उसे साइड में रखा। उसने मुड़कर देखा तो अंशा मासूम बच्चे की तरह गहरी नींद में थी। विक्रांत को इस वक्त अंशा का मासूम चेहरा देखना अच्छा लग रहा था। उसने बॉडीगार्ड जावेद को बुलाया और बेबीज को उसके हवाले कर दिया। इसके बाद विक्रांत ने धीरे से अंशा को गोद में उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर उसने अंशा को बेड पर लिटाया। उसकी नींद खराब न हो इस बात का ध्यान रखते हुए उसने उसके कपड़े बदलकर उसे नाइट सूट पहना दिया। फिर शावर लेने के लिए बाथरूम चला गया। कुछ देर बाद विक्रांत जब बाहर आया तो उसने बस एक ब्लैक लोअर पहना हुआ था। उसकी मस्कुलर बॉडी और गीले बाल उसे और भी अट्रैक्टिव बना रहे थे। कमरे की हल्की रोशनी में विक्रांत ने अंशा की तरफ देखा। वह अब भी गहरी नींद में थी। उसके मासूम चेहरे को देखते हुए विक्रांत बेड पर उसके पास आकर लेट गया। विक्रांत अपनी सर्द निगाहों से अंशा को देखते हुए अपने मन में बोला, स्वीट हार्ट, अब मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से या जबरदस्ती से अपना बनाकर ही रहूंगा। विक्रांत ने अपने बात बोलकर अंशा के माथे पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। नींद में अंशा ने अपना एक पैर विक्रांत की कमर पर रख दिया। यह अंशा की आदत थी और विक्रांत भी इसे बखूबी जानता था। इस पल में सब कुछ शांत था। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो गए। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में झांक रही थी। तभी अचानक एक कानफाड़ू अलार्म बजा और पूरे कमरे की शांति भंग हो गई। अंशा ने इरिटेट होकर अलार्म को बंद किया और अपनी आंखें मलती हुई बिस्तर से उठी। उसने माथे पर हाथ रखा और एक क्यूट सा फेस बनाते हुए बोली, ओह गॉड, तुमने मुझे फिर से इस हेल में फंसा दिया। इस बार विक्रांत सर मुझे पक्का कच्चा चबा जाएंगे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके कपड़े बदले हुए हैं। उसकी नजर अपनी पर गई। उसने गुस्से से क्यूट फेस बनाया और बड़बड़ाने लगी, विक्रांत सर की हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े बदलने की? ये हक तो मेरे होने वाले हस्बैंड का था। मेरी शादी के बाद मेरा हस्बैंड मेरे कपड़े चेंज करता, लेकिन ठरकी विक्रांत सर ने वो हक भी उससे छीन लिया। जब देखो मेरे कपड़े खुद ही चेंज कर देते हैं। मैं क्या करूं इस आदमी का? ये सोचते हुए अंशा गुस्से और शर्म के मिले जुले भावों के साथ बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर बाहर निकली। उसने एक पिंक फ्लावर प्रिंट वाली फ्रॉक ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके घुटनों से ऊपर थी। उसके खुले बाल उसके गीले कंधों पर बिखरे हुए थे और उसकी हरी आंखें मानो चमक रही थी। वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई परछाई उसके सामने से भागी हो। उसने ठिठक कर चारों ओर देखा। चारों ओर सन्नाटा था। उसने अनमने भाव से सीढ़ियां उतरनी शुरू की, लेकिन वही अनुभव 2-3 बार हुआ। अब की बार वह थोड़ा घबरा गई। उसने खुद को संभालते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी एक सर्वेंट उसके पास आकर बोला, मैम, बॉस ने आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है। अंशा ने सिर हिलाते हुए हामी भरी और सीढ़ियां उतरकर डाइनिंग हॉल में आई। डाइनिंग टेबल के पास पहुंचते ही उसकी नजर विक्रांत पर पड़ी। वह ब्लैक 3-पीस सूट में डाइनिंग टेबल के हेड ऑफ द फैमिली वाली चेयर पर बैठा हुआ था। उसका हैंडसम चेहरा न्यूज़पेपर के पीछे छिपा था। जैसे ही अंशा विक्रांत के पास वाली चेयर पर बैठी, विक्रांत ने बिना न्यूज़पेपर हटाए कहा, गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, मेरी बाहों में नींद तो अच्छी आई ना? ये सुनते ही अंशा का चेहरा गुस्से वाला क्यूट बन गया। उसने तीखे लहजे में कहा, जी सर, बहुत सुकून से सोई थी। आपको एग्जाम्पल देकर समझती हूँ। जैसे बकरे की बलि चढ़ाने से पहले उसे अच्छा खाना खिलाते हैं, वैसे ही किसकी रातों की नींद बर्बाद करने से पहले चैन से सुला देते हैं। विक्रांत ने अखबार से नजर हटाए बिना भौं ऊपर उठाई और पूछा, स्वीट हार्ट, तुमने क्या कहा? अंशा तुरंत संभली और बोली, कुछ नहीं सर, मैं तो मजाक कर रही थी। उसने टेबल पर ब्रेकफास्ट की ओर देखा और मुंह बिगाड़ लिया। ये क्या है? हेल्दी ब्रेकफास्ट? उबली सब्जियां, वेजिटेबल सूप, दूध और दलिया? ये तो हॉस्पिटल का खाना लग रहा है। ये मैं नहीं खा सकती। विक्रांत ने उसे ठंडी नजर से देखा। वह समझ गई कि अगर उसने खाने से इनकार किया तो पिछली बार की तरह उसे जबरदस्ती खिलाया जाएगा। मजबूरी में उसने चम्मच से उबली सब्जी उठाई और खाने की कोशिश की। क्यूट चेहरा बनाते हुए उसने कहा, सर, मैं खा रही हूँ, प्लीज ऐसे गुस्से से मत देखिए।
लेकिन उबली सब्जियां और सूप किसी भी तरह उसके गले से नीचे नहीं जा रहे थे। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि यह खाना उसे पसंद नहीं। तभी विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। करीब झुकते हुए वह गंभीर लहजे में बोला, तुमसे नहीं होगा स्वीट हार्ट, ये शुभ काम तुम्हारे हस्बैंड को ही करना होगा। अंशा चौंकी। सर, हमारी शादी थोड़ी हुई है जो आप अपने आप को मेरा हस्बैंड बोल रहे हैं? विक्रांत ने सर्द आवाज में जवाब दिया, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? तुम पर मेरा हक है। शादी हो चाहे ना हो, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड। समझ गई स्वीट हार्ट। अंशा ने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन विक्रांत के चेहरे की सख्ती देखकर अंशा ने डर के मारे तुरंत सिर हिला दिया। विक्रांत को उसकी कंप्लायंस पसंद आई, लेकिन अगले ही पल उसने अंशा को अपनी ओर खींचा और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। अंशा का चेहरा लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे विक्रांत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। विक्रांत ने अंशा आंखों में देखते हुए उसके होंठों से दूर होकर कहा, तुम्हारी बकवास का यही इलाज है। उसने अंशा को गोद में उठाया और काउच की ओर बढ़ गया। अंशा हड़बड़ाते हुए बोली, सर छोड़िए, ये सही नहीं है। लेकिन विक्रांत को रोकना उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन वो नहीं रोका। वह अंशा को काउच पर लेकर लेट गया और उसकी आंखों में डिजायर उभर आए थे। विक्रांत अंशा को फ्रेंच किस कर रहा था, तभी किसी के कदमों की आहट हुई। ये डेनिस था। डेनिस ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखा और मजाकिया अंदाज में कहा, ये भी कोई जगह है रोमांस करने की? विक्रांत को डेनिस की मौजूदगी का पहले से पता चल चुका था। उसने बिना किसी हड़बड़ाहट के डेनिस की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, मेरा घर, मेरी मंगेतर, मैं जहाँ चाहूँ रोमांस करूँ। तुम्हें दिक्कत है? डेनिस ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे क्या दिक्कत क्यों होगी। अंशा शर्म से लाल हो गई और तुरंत खड़ी हो गई। विक्रांत ने भी खुद को संयमित करते हुए अंशा की ड्रेस ठीक कर दी। फिर उसने डेनिस से पूछा, तुम ऑफिस जाने की जगह यहाँ क्यों आए हो? डेनिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारा मैंगो मिस्टर विक्रांत आज फिर बिना नखरे किए खाना नहीं खा रहा, उसे संभालने का वक्त आ गया है। डेनिस ने मैंगो की रस्सी छोड़ दी। जैसे ही मैंगो आजाद हुआ, वह सीधा विक्रांत के पास दौड़ा और उसके पैरों में बैठकर अपना प्यार और वफादारी जताने लगा। विक्रांत ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेबी, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी मम्मा को घर लेकर आऊंगा। देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब डैडी को किस दो। मैंगो ने उत्साहित होकर विक्रांत के हाथ चाटे। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए मैंगो को गले लगा लिया। अंशा जो थोड़ी दूर खड़ी थी, तुरंत दौड़ कर आई। उसने घुटनों के बल बैठकर मैंगो को गले लगाया और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरे बच्चे, डैडी ने तुम्हें शराब पीकर मारा तो नहीं? विक्रांत ने उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो स्वीट हार्ट? अंशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। विक्रांत ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम्हारे मजाक मुझे समझ आते हैं, लेकिन तुम्हें पता है मैं तुमसे और हमारे बच्चों से कितना प्यार करता हूँ, इसलिए तुम बकवास करके भी बच जाती हो। अंशा ने भोला सा चेहरा बना लिया, जैसे उससे ज्यादा इस दुनिया में कोई मासूम है ही नहीं। फिर विक्रांत उसके करीब झुककर फुसफुसाया, आज रात मैं और तुम एक होने वाले हैं, तो तैयार रहना। फिर विक्रांत ने अंशा के कान पर हल्का सा बाइट किया और फिर खड़ा हो गया। डेनिस ने हंसते हुए कहा, चलो भाई, ऑफिस चलते हैं। रोमांस तो खत्म नहीं होगा, लेकिन काम भी करना है। डेनिस और विक्रांत घर से निकल गए और अंशा ने राहत की सांस ली। अंशा ने विक्रांत की बात को अनसुना कर दिया। उसने मन में सोचा, जैसे मैं अब तक विक्रांत से बचती आई हूँ, वैसे ही आज रात भी बच जाऊंगी। फिर उसने मैंगो की ओर घूर कर कहा, मैंगो के बच्चे, तुझे उस खुजली वाले सांड पर मुझसे ज्यादा प्यार आ रहा था? खबरदार, अगर तुमने विक्रांत सर को अपना डैडी माना, मैं तुम्हारे लिए एक हैंडसम डैडी लाऊंगी, समझे? इसी बीच पेप्सी और सैंडी गार्डन में खेलने के बाद वापस लौटे। पेप्सी ने हंसते हुए मैंगो से कहा, ये अंशा पागल हो गई है। एशिया का सबसे हैंडसम और डैशिंग आदमी पहले ही हमारा डैडी है। मैंगो ने हंसते हुए जवाब दिया, मम्मा अपने कॉलेज वाले अक्षय को हमारा डैडी बनाने के सपने देख रही है। अगर हमारे डैडी को ये पता चला तो वो उस अक्षय को बाप बनने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। सैंडी ने फुदकते हुए कहा, गॉड, हमारी पागल मम्मा को थोड़ी अक्ल दो। अंशा ने गुस्से में तीनों को घूरते हुए कहा, तुम तीनों की सारी बातें मैंने सुन ली हैं। सैंडी ने अपनी जीभ दांतों के बीच दबाई और पेप्सी मैंगो की ओर देखते हुए बोला, ओह शिट, हम भूल कैसे गए कि मम्मा को हमारी भाषा समझ आती है।
अंशा ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, तुम तीनों हमेशा ही भूल जाते हो। आत्माएं देखने के साथ साथ मैं जानवरों की भाषा भी समझ सकती हूँ। अब तुम तीनों की खैर नहीं। बच्चे खिलखिलाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। अंशा भी मुस्कुराते हुए उनके पीछे दौड़ी। वो चारों गार्डन में आ गए और गार्डन में हंसी और मस्ती का माहौल बन गया। मैंगो, पेप्सी और सैंडी अंशा के चुलबुले और शरारती स्वभाव के इतने दीवाने हो चुके थे कि अब वे उसे अपनी मम्मा मान चुके थे। तीनों का प्यार विक्रांत के लिए जितना गहरा था, अब अंशा के लिए भी उतना ही गहरा था। अब तो ये हाल था कि वे अंशा को अपने डैडी के अलावा किसी और के साथ देख ही नहीं सकते थे। इधर गार्डन में अंशा झूले पर बैठी थी, किसी गहरी सोच में डूबी। वहीं बेबी तितली के पीछे भाग रहे थे। तभी मैंगो भागते भागते अंशा के पास आया और अपने पंजे उसके घुटनों पर रखते हुए बोला, मम्मा, आप इतनी चुप क्यों हो? कोई आपको परेशान कर रहा है तो मुझे बताइए, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। मैंगो की बात सुनकर अंशा हंस पड़ी और फिर उसे गले लगाते हुए बोली, अच्छा, अगर तुम इतने शेर बन गए हो तो जाकर विक्रांत सर को ही खा जाओ, वही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। अंशा की बात सुनते ही पेप्सी हंसते हुए बोला, मम्मा, ये बड़ी बिल्ली मैंगो डैडी को क्या खाएगा? इसका तो डैडी की एक डांट से ही सूसू निकल जाता है। ये सुनकर सैंडी वहीं जमीन पर लोटपोट हो गई। पेप्सी भी हंसने लगा और मैंगो गुस्सा होकर अंशा के पेट से अपना चेहरा रगड़ते हुए बोला, मम्मा, ये दोनों हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हैं, आप ही इन्हें कुछ बोलिए। अंशा ने मैंगो के सिर पर हाथ फेरते हुए पेप्सी और सैंडी से गुस्से में बोली, तुम दोनों नालायक क्यों मेरे मासूम बच्चे को चिढ़ा रहे हो? विक्रांत सर जैसे शैतान को देखकर अच्छे अच्छों का सूसू निकल जाए तो मेरा मासूम मैंगो किस खेत की मूली है? इस मस्ती भरे माहौल में भी अंशा अंदर से परेशान थी। उसे विक्रांत की कही बात याद आ रही थी। उसके मन में डर था कि विक्रांत आज रात उसे हर कीमत पर अपना बनाकर रहेगा। डरते डरते अंशा विला के अंदर चली गई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और पूरा शरीर कांप रहा था। सीधे विला के बार रूम में पहुंची। उसने एक वाइन की बोतल उठाई और बार रूम की खिड़की के पास खड़ी होकर खुद से बुदबुदाई, क्या वाकई विक्रांत सर मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे? क्या आज वो मेरे साथ फिजिकल हो जाएंगे? अब मैं क्या करूं? डर के मारे उसने पूरी बोतल वाइन पी ली। तभी बेबीज भी बार रूम में आ गए। तीनों ने अंशा को वाइन पीने से मना किया, लेकिन नशे में धुत अंशा कहाँ मानने वाली थी। उसने दूसरी बोतल भी खत्म कर दी और लड़खड़ाती जुबान में कहा, ए बच्चा लोग, आज हम चारों जी भर के एंजॉय करेंगे। सैंडी ने उछलते हुए पूछा, किस खुशी में मम्मा? अंशा दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, आज तुम्हारे डैडी के बिस्तर पर मेरी बैंड बजाने वाली है, इस खुशी में चलो पार्टी करते हैं। बेबीज अंशा की बात को समझ नहीं पाए। वही नशे में होने के बाद अंशा मस्ती के मूड में आ गई थी। वो बेबीज को लेकर विला के प्राइवेट थिएटर में चली गई। थिएटर में एक बड़ा सा किंग साइज बेड था। चारों उस पर बैठ गए और एक रोमांटिक मूवी देखने लगे।